देखो यार, इस वीडियो में मैंने आप लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क में, 4-4 मार्क में और 6-6 मार्क में प्रश्न आएंगे, उन सभी प्रश्नों को लिया है। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। और इस वीडियो से ही आप देखना, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए। और उसके अलावा अगर फंसता भी नहीं है तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनकी जिनके आधार पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। और यहाँ पे हमें 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। ओके, 0, 1, 2, 8 आप बता सकते हो। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, ये तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि ये नहीं है, आपको इन तीनों में कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है आप सब लोग जानते हैं, कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे, किससे, जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, ये अभाज्य संख्या की कंडीशन है। यानी जिसमें भाग की तो अपने खुद उसी संख्या से जाए या फिर एक से जाए। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, तो देखो यहाँ पे आप लोग का एग्जैक्टली जो आंसर होगा ये 2 होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये 2 स्वयं से भी कटेगा, ठीक है, और इससे 1 से भी इसमें भाग चला जाएगा। क्लियर। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे सेकंड नंबर, आप लोग देख सकते हो कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, ये 1/3 है, ठीक है, 1/3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर होगा पूछ रहा है, विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डी जो आप लोग द्विघात समीकरण में पढ़ते हो। विविधकर क्या होता है, विविधकर डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, आप सब लोग जानते हो, ये फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसकी हम तुलना मानक द्विघात समीकरण से करते हैं। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक द्विघात समीकरण होता है। तो इसमें जो 3 है वो क्या है, a है, ये दो है, और चिन्ह के साथ जो -2 है वो क्या है, b है, b को डिनोट कर रहा है, और ये जो प्लस 1/3 है ये c को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग का विविधकर d इक्वल टू होता है वो क्या होता है, b²। तो b क्या है भाई, b ये -2 है, तो -2 यहाँ पे रख लेते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और -4a क्या है, 3 है, तो 3 और गुणे c के जगह पे 1/3, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव 1/3। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये 3 से 3 कट गया, ये देखो 2 दूना के 4, और -2 है, -2 गुणे -2 तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये -2 गुणे -2, ऐसे ये दोनों से गुणा होगा तो आप जानते हो माइनस में इसमें गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये +4 हो जाएगा, और प्लस को आगे लिखते नहीं है, और ये माइनस तो ये माइनस, और देखो ये सब कट गया है, ये -4 है तो 4, और ये बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी विविधकर का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 3, 2, 1, 0 ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a का मान होगा। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमें दिया है क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चीज़ों को। यहाँ पे हमें दिया है साइन a बराबर हमें दिया है 3/5, तो हमें कॉस a का मान पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो साइन a बराबर 3/5 दिया है, तो कॉस a का मान होगा। यहाँ पे देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखो साइन और कॉस में रिलेशन ऐसे पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप हमें साइन का दिया है मान, कॉस का ज्ञात करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर ही रहने देते, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा, या चलो यहीं पे मैं रूट लगा देता हूँ, इधर रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये देखो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, एक कॉस स्क्वायर थीटा 2 है, तो 2 है तो एक बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, और बराबर ये रूट में यही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये सीधे सीधे फार्मूला होता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला ये कैसे कहाँ से आता है इसको भी मैंने लाकर दिखा दिया। यानी कॉस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो रूट में 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का हमें मान दिया 3/5 यहाँ पे ऊपर, तो स्क्वायर है
तो 3/5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे सिंपल, और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और माइनस ये तितली का 9 और ये 5वां 25 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग घटाते हैं, 25 से कम 25 माइनस 9 और बटा इसका यहाँ पे 1 लोगे तो लसा आप लोग का 25 ही होगा, ठीक है। या आगे देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 में से 9 जाएगा 16 और बटा ये 25 है तो 25। अब देखो ये बाहर निकलेगा तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये एक तरीका इस तरह से भी कर सकते हो, या एक आप लोग जानते हो जैसे LAL AA आप ट्रिक जानते होंगे ये, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और इनका उल्टा जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक इक्वल टू कर्ण बटा लंब। ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से आप इनका मतलब ऐसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो साइन ए बराबर हमें 3/5 दिया है, ठीक है। यानी हमें साइन ए यानी वही यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा ABC कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो ए ही दिया है तो चलो साइन ए ही बोलते हैं। तो साइन ए बराबर 3/5 दिया है, तो ये 3/5 किसका मान दिया है? लंब बटा कर्ण का, क्योंकि साइन थीटा या साइन ए कुछ भी ले लो वो लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। तो ये बराबर है लंब बटा कर्ण के। यहाँ देखो हमने लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार इक्वल टू आप जानते हो क्या होगा हम लोग का? आधार इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्योंकि देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेन ये फार्मूला होता है, और इसी के आधार पे हमें जो चीज़ें ज्ञात करनी होती है हम लोग ज्ञात कर लेते। तो यहाँ से अगर हम आधार बराबर ज्ञात करें तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा, ठीक। अब चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम लोग का कितना है भाई साहब? कर्ण यहाँ पे हम लोग का 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब 3 है तो तितली का 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, हाँ चलो 3 ही कर लेता हूँ, 3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये 25 माइनस ये तितली का 9 यानी रूट में 16, और रूट में 16 का मान हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी आधार हम लोग का 4 आ गया। अब हमें कॉस ए का मान यहाँ पे पूछ रहे हैं, कॉस ए का मान पूछ रहे हैं, यानी वही कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा यानी कॉस आधार बटा कर्ण, और आधार हमने निकाला 4, तो आधार की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, बटा कर्ण, कर्ण हमें मालूम है यहीं पे 5, तो 4/5 आंसर। तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हो, और इस तरह से हमने ज्ञात किया, इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हो। बाकी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो केवल आपको ट्रिक ही मारना है, तो आप कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है। फटाक फटाक कैसे भी सॉल्व कर लो, आपका मन, ठीक। चलो हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो यार एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा 1 मिनट इसको मैं इधर पलट लेता हूँ कि इधर सवाल करने में आसानी होगी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नीचे, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान देना, समरूप त्रिभुज बोल रहा है, ठीक। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा, तो हमें भुजाओं में अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफलों में अनुपात दिया है तो हमें भुजाओं में अनुपात पूछ रहा है। चलो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। देखो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये हम लोग का हो गया, और एक ये हो गया। देखो यहाँ पे ये जो त्रिभुज हो गए, और मान लो इस त्रिभुज को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मैं PQR मान लिया, और इसको मान लो मैं इसको ABC कुछ भी मान लेता हूँ, ABC, ठीक है। ये भुजाएं मान लिया। अब यहाँ देखो समरूप त्रिभुज होने का मतलब क्या है? समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। संगत भुजा मीन्स देखो ये भुजा और ये भुजा हो तो इनका अनुपात यानी जो PQ और बटा AB हो, वो क्या हो? किसी अन्य भुजा के बराबर हो। जैसे ये QR और BC के बराबर हो, QR और ये जो BC है दोनों के अनुपात के बराबर हो, और यह इसके भी अनुपात के बराबर होगा, यानी सभी भुजाएं आपस में जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। तो ये और ये आपस में संगत भुजाएं, तो ये और ये भी आपस में क्या होंगी? इनका मतलब अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा, यानी PR और AC। इस चीज़ को ध्यान देना, ये होता है संगत जो त्रिभुज होते हैं उनका एक तरह से गुण समझ लो, नियम समझ लो, जो भी आपको समझना है कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, ठीक है। ये QR तो ये QR और ये BC दोनों संगत भुजा हैं, तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर। कोई भी ले लो आप लोग,
दो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में दोनों त्रिभुजों में बराबर होगा। सिंपल। ठीक। अब यहाँ पे देखो हमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो मान लो क्षेत्रफल हम लोग का ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो हमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो 4 संबंध 9, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है, 4 संबंध 9। तो यहाँ पे मैं 4 संबंध 9 यानी वही 4/9 यहाँ पे रख लिया। ये हमें क्षेत्रफलों में अनुपात दिया है। अब देखो यहाँ पे जो समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। देखो जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल किसी भी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे इसमें से पी क्यू बटा ए बी ले ले या क्यू आर बटा बी सी ले ले, कोई भी एक ले ले और बराबर कर कर उसको स्क्वायर कर ले तो उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल की जगह पे हम इसमें से कोई भी एक भुजा मतलब ले सकते हैं। जैसे पहले ही मैं ले लेता हूँ पी क्यू बटा ए बी, और अगर इसका मैं पूरा का पूरा वर्ग कर देता हूँ इसका, तो इस मतलब ये क्षेत्रफल के इसके बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में 4/9 दिया है तो ये 4/9 ये इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल, ये एक रूल है। ठीक। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर होगा यानी पी क्यू का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये 4/9। अब देखो हमें ये स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। इधर भी मैंने अंडर रूट लगा दिया, इधर भी अंडर रूट लगा दिया। ठीक है। तो ये देखो पी क्यू गुणे पी क्यू यानी 2 बार है तो एक पी क्यू बाहर आ जाएगा, और ये ए बी गुणे ए बी है तो एक ए बी बाहर आ जाएगा, और बराबर ये देखो 4/9 है तो यानी 4 यानी 2 गुणे 2 है तो 2 एक बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 3 ये है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी एक तरफ से उसका वर्गमूल हो जाएगा। यानी पी क्यू बटा ए बी यानी हम लोग का भुजा थी जो पी क्यू संबंध है ए बी, यानी पी क्यू और यहाँ ए बी जो संगत भुजा उसका अनुपात हमें आ गया 2 संबंध 3। और यही अनुपात सभी संगत भुजाओं में, जैसे क्यू आर और बी सी में भी यही अनुपात होगा, और ए सी और इसमें यही अनुपात होगा सब भुजा में। ठीक। तो ये फाइनली हम लोग का 2 संबंध 3 ये आंसर हो जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा था, अच्छा सा, तो ये 2 नंबर में भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का 2 संबंध 3 पहला ही ऑप्शन दिया है तो ये आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इसमें एक और प्रकार से पूछ देता है, यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, कभी कभी भुजा का अनुपात दे देता है और क्षेत्रफल पूछ देता है। तो इस तरह से आप जैसे मैंने ज्ञात किया थोड़ा सा चेंजेस कर आप उस तरह से मतलब उसको ज्ञात कर सकते हो। बाकी चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े वाले जो प्रश्न हैं इनको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है क्वेश्चन कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। यहाँ पे ध्यान दो, समांतर माध्य हमें दिया है, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं और इनका समांतर माध्य दिया है कि 5 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक। अब देखो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य इक्वल टू, ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो संख्याएं हैं उनका योग होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो संख्याओं का योग, संख्याएं 3, 4, 6 x हैं, तो चलो हम जोड़ लेते हैं 3 + 4 + 6 + x। और कितनी संख्या है भाई, तो हम लोग की 4 संख्या है। संख्या यहाँ पे कहने का मतलब उनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 संख्या, तो यहाँ 4। और देखो इनका हमें समांतर माध्य दे दिया कि समांतर माध्य 5 है, तो यहाँ समांतर माध्य की जगह पे हम लोग 5 रख लेंगे। अब सिंपल इसी को हल कर कर x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 4 3 7 7 और ये 6 13 हो जाएगा ना, हाँ 13 हो जाएगा, और 13 + x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ नीचे आकर। ठीक है, ये देखो देखो इसको इधर पूरा हम बदलेंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, तो 13 + ये x हो जाएगा, और ये बटे 4 है तो बटे 4, और इसको पूरा उधर मैंने ले गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 13 + x = ये इधर आएगा तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, या x बराबर 20 माइनस ये देखो 13 प्लस से उधर जाकर माइनस होगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, 20 माइनस 13, तो x बराबर, अब देखो 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। सिंपल, यानी यहाँ x की जगह पे क्या होगा, x की जगह पे मतलब ये जो संख्या होगी वो 7 होगी, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd नंबर। क्लियर, ये 5वां क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं
2 3 और 4 1 के बीच दूरी होगी। ओके, हमें 2 बिंदु दिया है, यहाँ पे मान लो एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, और इस बिंदु का निर्देशांक हमें दिया है 2,3 और एक बिंदु जो है उसका निर्देशांक दिया है 4,1 और हमें क्या पूछ रहा है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी निर्देशांक दिया हो उसमें ये जो पहला वाला होता है वो x बिंदु होता है, दूसरा वाला y बिंदु होता है, और ये यहाँ पे भी पहला वाला x दूसरा y, लेकिन यहाँ पे हमें 2 निर्देशांक दिए तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x2 और इसको हमें y2 मान लेता हूँ। ठीक, अब चलो यहाँ पे 2 अगर हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो और उनके बीच की दूरी पूछ रही हो तो उसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक, अगर 2 बिंदु हैं उनके निर्देशांक दिए हुए हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी का वो फार्मूला होता है एक रूट में x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब देखो जो जो चीज़ें हैं उनको हम लोग रख लेते हैं। x2 क्या है भैया, 4 है, तो 4 माइनस x1 यहाँ पे 2 है तो 2 और इसका होल का स्क्वायर तो होल का स्क्वायर, उसके बाद प्लस और यहाँ पे y2 है, y2 यानी यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है, और माइनस y1 की जगह पे 3 है तो 3 और इसका होल का स्क्वायर फार्मूले में होता है तो होल का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, सिंपल। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचा और 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस 3 है तो माइनस 2 बचेगा और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, क्लियर। अब इसको जोड़ दो, 4 4 8, अंडर रूट में ये 8 हो गया, सिंपल। यही कि आंसर आपका हो जाएगा अंडर रूट 8, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब अंडर रूट में इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, क्योंकि 2 4 4 2 के 8 और देखो ये 2 जोड़े बन रहे हैं तो ये बाहर आ जाएंगे रूट से, तो 2 रूट 2 ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में ऐसे ही फॉर्म में आंसर दिया है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये 2 रूट 2 दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो इस प्रकार हमने ये 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे साथ-साथ आपको चीज़ों को समझाना था, ठीक है? नहीं तो ये 6 क्वेश्चन को करने में आपको 6 मिनट ही लगने चाहिए, ठीक है? 6 से मान लो 2 मिनट और बढ़ा लो, 8 मिनट आपको लगने चाहिए, सिंपल, ठीक है? ऐसे तो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 20 शुरू-शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो उस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 घंटे टाइम मिलेगा, ठीक है? यानी 3 घंटे में से 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और 2 घंटे आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने के। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इनका आप आसानी से 1 मिनट में आंसर दे सकते हो। मुझे साथ-साथ समझाना था, साथ-साथ इतनी ये चीज़ें डिटेल में लिखनी थी, इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है? हाँ, बाकी नहीं तो अगर मैं ऐसे करता तो 5-6 मिनट में मैं भी सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, ठीक? तो चलो बाकी हम लोग इधर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अब हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी जो 2-2 मार्क, 4-4 मार्क और 6-6 मार्क के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न है जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में आ सकता है, वो क्या है, 2 10 30 अंश, मैं देखो मैं यहाँ 2 बोलूँगा, इसको 30 बोलूँगा तो उसको आप इग्नोर करना, ये मेरी आदत है शुरू से ही। जैसे 2 10 30 अंश, यहाँ पे मैं मतलब कैसे बोल रहा हूँ, इसको 30 अंश बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 30 अंश बोलना चाहिए, लेकिन आप इसको इग्नोर करना, ये मेरी आदत है शुरू से। आपको केवल पढ़ने से मतलब है, आपको जो क्वेश्चन है उनको समझने से मतलब होना चाहिए, ठीक। तो देखो 2 10 30 अंश बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, इसको क्या करना है कि हमें सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है हम लोग का 2 10 30 अंश बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, सिंपल। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको मैंने लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 है तो 2, और यहाँ देखो 2 10 30 अंश, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है, गुणा है, तो 2 गुणे और 10 30 अंश है तो 10 30 अंश का मान रख देंगे, सिंपल। और 10 30 अंश का मान आप जानते हैं सब लोग 1/√3 होता है, और होल बट्टा में यहाँ पे ये वाला बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 स्क्वायर 30 अंश है तो 30 अंश का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। और इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का ऊपर 2 रूट में 3 और ये होल वाला बट्टा ये हो जाएगा, और ये 1 प्लस ये 1 प्लस, अब देखो ये स्क्वायर होगा तो ये 1 का स्क्वायर 1, और ये देखो रूट का स्क्वायर होगा तो ये रूट से संख्या बाहर आ जाएगी, यानी √3 गुणे √3 यानी वो 3 हो जाएगा।
अब देखो चलो इस सबको जोड़ लेते हैं। ये ऊपर वाला 2/√3 है तो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 एक 4/3 हो जाएगा। ये हम लोग का 4/3 हो गया। अब देखो अगर कोई ऐसा मतलब आ जाए कि 2 बट्टे में कुछ मतलब कुछ भी आ जाए ऐसे बट्टे में और एक ये बीच में होल बट्टे में आ जाए और ये ऐसे आ जाए तो ये नीचे वाला ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/√3 और गुणे ये पलट कर गुणा हो जाता है 3/4 कुछ इस प्रकार हो जाता है। ठीक, ये 2 दूनी 4 ये 2 हो गया। इस प्रकार ये हम लोग का ये यहाँ कुछ नहीं बचा, ये नहीं, ये 3 एकम 3 बटा में ये 2 से इधर गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा। अब देखो सिंपल यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हो। बाकी इसको और आगे ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये √3 है तो आप इस √3 को हटाना है तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। अब देखो √3 से ऊपर गुणा करोगे तो वो 3√3 हो जाएगा और बट्टे में इधर गुणा करोगे तो ये देखो ये 3 इधर मतलब √3 गुणे √3 यानी 3 बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट गया तो यहाँ ये भी आंसर हो सकता है। इधर मैं कर लेता हूँ ये √3 बटे में ये 2, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी ये भी आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न को कर लोगे। ये हम लोग का जो ये फर्स्ट प्रश्न है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो 2 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद चलो हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसके लिए 1 मिनट मैं इधर इसको पलट लेता हूँ थोड़ी चीज़ें कुछ। ओके, इधर भी भरा हुआ है। 1 मिनट मैं नया ही पेज ले लेता हूँ इधर। चलो इधर हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ देखो 96 और 404 का हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एक इसको हम लोग मौसा बोलते हैं। ठीक है, और एलसीएम यानी लासा, ठीक, लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। और ये 2 मार्क में ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें HCF और LCM या दोनों में से कोई एक ज्ञात करने को बोल सकता है एग्जाम में, अथवा यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मतलब इसका हमें HCF या LCM ज्ञात करने को बोल सकता है। ठीक है, LCM तो नहीं HCF ही बोलता है। तो चलो इसको हमें इस जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग की संख्या 96 404 है, इसको आप लोग याद रखना। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे संख्याएं हैं हम लोग की 96 404। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हम लोग की संख्याएं कितनी है 96 और 404। अब देखो इसका हमें गुणनखंड विधि से कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का हमें HCF और LCM ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं दोनों का। तो 96 का गुणनखंड क्या होगा, किस पहाड़ी में आता है 12/96, 12/96 यानी 12 गुणे 8 और 12 का गुणनखंड हम लोग क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 3 12 और 8 का हम लोग का गुणनखंड क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी इसका अगर 96 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हम लोग का 5 2 1 2 3 4 5 और 1 3। अब देखो इसका आप गुणा कर लीजिएगा, 2 दूना का 4 4 दूना का 8 और 2 दूना का 4 4 3 12 और 12 8 96 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो 96 गुणनखंड ये होगा। अब देखो 404 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है। 1 मिनट ये ब्लर हो जा रहा है। ओके, 404 का गुणनखंड अब तो ये किसी पहाड़े में नहीं आता। तो इसको आप लोग क्या करोगे, अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि किस पहाड़े में आता है तो सिंपल इसका ऐसे गुणनखंड कर लो। इसमें किससे भाग जाएगा, सबसे पहले 2 से आप देखो, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, ये 0 का 0 1 एकम 2, 1 से 1 हो जाएगा। और ये भाई ये तो 1 से 1 तो अभाज्य संख्या है, एक स्वयं से कटेगी और एक 1 से कटेगी, किसी से भी नहीं कटेगी। तो ये स्वयं से इसको कटा देते हैं, ये खत्म आपका, यानी 2 गुणे 1 से 1 2 गुणे सॉरी यहाँ पे देखो सही है ये 2 एकम 2 0, यहाँ पे हमने गलत कर रखा है। ये 2 दूना का 4 यार, बाहर डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर सब लड़के चिल्ला रहे हैं तो उन पे ध्यान जा रहा है मेरा। 2 दूना का 4 ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे ये भी 2 दूना 4 2 ये हो जाएगा। अब ये मतलब फिर ये 2 बार जाएगा, 1 मिनट ये 2 बार जाएगा तो ये आप लोग का 2 एकम 2, ये बीच में 0 ये 2 एकम 2। अब 1 से 1 बार ये अभाज्य संख्या यहाँ कट जाएगा, यानी गुणनखंड कितना होगा 2 गुणे 2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 मिनट।
2 गुणे 2 गुणे 101 ये हो जाएगा। ठीक, सिंपल। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 से 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 से 4 आ जाएगा। अब देखो सिंपल, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखो यहाँ पे HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले HCF को हम HCF, इसको हम लोग मौसा 60 में मौसा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में, ठीक है, जो कॉमन रहे, ठीक है, उसी को यहाँ पे मौसम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 ये एक कॉमन मिल गया, ये 2 कॉमन मिल गया, और 1 से 1 का कोई कॉमन ऊपर नहीं है, 1 से 1 ऊपर नहीं है, तो ये सिंपल यही हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी दोनों में से मतलब एक हम लोग लिख लेंगे। ठीक, जैसे एक ये जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 1 2 लिख लेंगे, ये जोड़ा बन रहा है तो 1 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 दूना का 4, ये 4 क्या हो गया, HCF हो गया। 96 और 404 का HCF 4 हो गया। ठीक, सिंपल, ये 4 आंसर हो गया। उसके बाद देखो इसका हम लोग अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM अब कैसे ज्ञात करेंगे, चलो उसको हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखो HCF ज्ञात करने के, यहाँ पे सॉरी HCF हमने ज्ञात कर लिया, LCM हमें अब ज्ञात करना है। अब LCM कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमने संख्या, दोनों संख्याएं मालूम है, हमें HCF मालूम है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM इक्वल टू, यानी एक तरह से LCM यानी वही लॉसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कि ऐसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बार बार लॉसा गुणे मसा होता है, उसी को तरोड़ मरोड़ को एक फार्मूला बन जाएगा कि लॉसा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में मौसा। इस फार्मूले पे भी हम लोग LCM यहाँ से सीधे डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग की पहली संख्या 96 है, तो 96 गुणे दूसरी संख्या 404 है, तो वो 404 और बटा मौसा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, और 4 से यहाँ भाग देंगे तो ये 101 हो गया। अब 101 से इसमें आप लोग 96 में गुणा करेंगे, जो आंसर यहाँ पे आएगा वही क्या होगा, LCM हो जाएगा। मैं गुणा कर देख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कितना, 96 और 1 से 1 का ना, 96 और 1 से 1 का आप लोग गुणा करोगे। मैं कैलकुलेटर से 1 मिनट कर लेता हूँ, 1 मिनट, ओके। 96 और 1, 96 गुणे 1 से 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 96, तो ओके। इसका आप लोग गुणा करोगे तो वो 96 आपका आएगा। ठीक है, आप गुणा कर देख लीजिएगा, 96 आएगा। ठीक, 96 और 1 से 1 का आप लोग गुणा करोगे तो ये आप लोग का LCM हो जाएगा। बाकी इसका एक और तरीका है, कैसे, देखो यहाँ पे ये तो एक अलग ये मेथड हो गया। यहाँ पे इस मेथड, जैसे यहाँ HCF ज्ञात कर रहे थे, जैसे ये कॉमन ले रहे थे, तो हम लोग का LCM में क्या होता है, LCM में जैसे जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे ये 2 चीज़ें हम लोग की कॉमन निकल गई, तो इसको एक एक हम लोग लिख लेंगे, और उसके अलावा जो चीज़ें बची, जैसे ये बच रहा है और ये बच रहा है, सबको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बच रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना हमें बच रहा था ये ऊपर इसमें। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया, 3 थे 2 और 1 3, ठीक है, और एक ये नीचे 101 बच रहा है, तो गुणे ये 101, ये भी लिख लेंगे, और सबका हम लोग गुणा कर देंगे। सबका गुणा करेंगे तो वही हम लोग का देखना इतना ही आ जाएगा। जैसे 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 और 32 दिया, 3 दूना का 6, 3 दूना 96, यानी 96 और ये गुणे 101, वही यहाँ पे सिंपल ये 96 गुणे 1 से 1 आ गया। इसका आप गुणा करेंगे तो 9696 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। बाकी एग्जैक्टली तरीका यही होगा, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था, हमें LCM और HCF। ये तरीका आप यहाँ पे मत लगाना, ये लगाना। ठीक, तो इस तरह से आप HCF ज्ञात करना और ये LCM, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोले तो। ठीक, चलो, और देखो कई सवालों में क्या देता है कि हमें जैसे पहली 2 संख्याएं देता है और उनका LCM देता है और HCF पूछ रहा है, या कि कभी कभी मतलब 3 ठे दे देगा। देखो एक फार्मूला तुमको बता देता हूँ, देखो लॉसा गुणे मौसा, यानी ये लॉसा यानी वही LCM और मौसा मीन्स HCF इक्वल टू, वो बराबर होता है किसके, मतलब पहली संख्या, जो संख्याएं दी हुई पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब 2 संख्याएं जैसे 96 और मान लो 404 है जैसे ऊपर, तो इनका गुण मतलब 96 और 404 का जो गुणनफल होगा, ठीक है, वो इनके लॉस, इन संख्याओं के लॉस और मसा के बराबर यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं का आप लॉसा निकाल लीजिए और फिर मसा निकाल लीजिए और दोनों का गुणा कीजिए, तो इन दोनों के गुणा के वो बराबर आती है। तो यहाँ से क्या करता है कि कभी कभी ये पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, मौसा दे देगा और लॉसो पूछेगा, मतलब 3 ठे दे देगा और 1 पूछेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा और पक्षांतर कर इधर उधर आप इसको सॉल्व कर ज्ञात कर लीजिएगा, सिंपल। ठीक, तो
तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे मैं एक मिनट, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। यहाँ पे देखो 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। काफ़ी मस्त ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें दो क्रमागत जो धनात्मक संख्याएं हैं उनका हमें क्या दे दिया है, उनके वर्गों का योगफल हमें दे दिया है, ठीक है, और हमें वो संख्याएं पूछ रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दो हमें क्रमागत कह रहा है, क्रमागत यानी क्रम से आने वाली। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे कोई भी एक संख्या मैं सम संख्या ले लूँ, जैसे 2 ले लेता हूँ, तो 2 के बाद 4 क्या आएगी, इसको हम बोलेंगे क्रमागत। जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, तो ये क्रमागत सम संख्या होंगे। सम संख्या जैसे 2 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये दोनों भी सम संख्या होगी, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। क्रम से जैसे 2 के बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा, तो ये क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हर एक क्रमागत संख्या में, ठीक है, 2 का अंतर होता है, ठीक है। क्रमागत सम संख्या में देखो इनके बीच 2 का अंतर होगा, या इनके बीच देखो आप 2 का अंतर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, हमें धनात्मक सम संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि पहली जो मतलब क्रमागत धनात्मक संख्या है वो 2x है, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी, इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या वो होगी 2x + 2, क्योंकि इसके बाद जो मतलब आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे तभी वो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होगी। जैसे कोई भी सम संख्या ले लो, जैसे 8, अब इसके अगली मतलब क्या होगी एग्जैक्टली सम संख्या, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10, और तो 8 और 10 क्रमागत सम संख्या होगी। तो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया था कि पहली जो मतलब सम संख्या वो 2x है, तो इसकी अगली मतलब क्रमागत हमें कह रहा है, तो अगली इसकी संख्या क्या होगी, वो इसमें 2 जोड़ देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं उनको मान लेंगे। यहाँ पे आप लिखना सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना कि माना कि, ऐसे आप लोग लिखोगे, माना कि दो क्रमागत सम संख्याएं या धनात्मक सम संख्याएं, यहाँ पे आप धनात्मक लिख लेगा, धनात्मक सम संख्याएं 2x तथा 2x + 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो समझ आ रहा है कि 2x + 2 क्यों हुआ, और 2x भाई ये तो सामान्य सम संख्या का रूल है, 2 आगे रहना चाहिए यानी 2 रहना चाहिए, ठीक। तो ये हमने मान लिया, और हमने माना इसलिए यहाँ पे x लगाया हुआ है। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि इन मतलब धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, अब देखो इनका वर्गों का योगफल बोल रहा है, यानी 2x इसका वर्ग और प्लस 2x + 2 के वर्ग का योग, यानी देखो इनके दोनों के वर्गों का योग यहाँ पर कर रहा है ना, कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। इनका योगफल कितना है, 244, वर्गों का योगफल 244 है, बराबर कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि संख्याएं ज्ञात करना है। अब चलो सिंपल इसी के आधार पर हम लोग संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। देखो अब इसको तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो ये 2 दूना का 4 यानी 4x² 4x² हो जाएगा, प्लस अब देखो इसको हम लोग a + b होल के स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो इसको मैं देखो कहीं इधर रफ मतलब साइड में कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। जैसे 2x + 2 है ना, यहाँ पे 1 मिनट, हम लोग का है 2x + 2 होल का स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो a + b का फार्मूला होता है ना, a + b होल का स्क्वायर, तो ये है ये b है मान लो, और इसी के फार्मूले पे तोड़ दो। तो ये देखो a का स्क्वायर, ठीक है, ये a + b का होल का स्क्वायर का फार्मूला आप सब लोग जानते हो, a² + b² + 2ab होता है। तो चलो तोड़ लेते हैं। तो a का स्क्वायर तो 2 दूना का 4x² प्लस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर 2 दूना का 4 प्लस 2a यानी 2x प्लस 2ab होता है, यानी गुणे a हो गया 2x और b ये 2, ये हो गया, ठीक। अब इसको देखो हल कर लेते हैं। ये 4x² का 4x² और ये देखो ये 2 दूना का 4 4 दूना का 8x को मैं बीच में ले लेता हूँ, ठीक है, यानी 8x और प्लस 4 को मैं लास्ट में लेता हूँ, ये हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप मतलब स्क्वायर करते हो, मतलब इसको सॉल्व करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4x² + 8x + 4, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट एग्जैक्टली, ओके। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हम लोग का आया था 4x²
प्लस 8x प्लस 4 और इक्वल टू ये 244 है तो 244 मैंने लिख लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो आया था ना 4x² प्लस 8x प्लस 4, इसका मान उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और ये बराबर में 244 से 244 कर लिया। अब देखो यहाँ पे 4x² एक ही प्रकार की राशि है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 4x² 8x² हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 8x है तो प्लस 8x को इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 4 है और इधर 244 है तो 4 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 घट जाएगा तो 240 हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर 244 माइनस 4 कर देंगे तो 240 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 8x² प्लस 8x और इक्वल टू 240 हो गया। अब सिंपल 244 में से 4 घट गया 240 बच गया, सिंपल। अब देखो 8x² प्लस 8x और इधर इसको लाते हैं, इसको 240 को इधर लाएंगे तो माइनस 240 हो जाएगा और इधर बराबर 0 बचेगा। अब देखो एक ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि से इसको, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ 8 है और ये देखते हैं ये भी 8 से कट जाएगा, 8 का 24 कट जाएगा तो यहाँ सब में हम 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, इधर भी तो 8 से इधर भाग देंगे तो ये x² बचेगा, इधर हम भाग देंगे तो यहाँ प्लस x बचेगा और इधर 8 का 24 यानी माइनस 30 बचेगा और 8 से इसमें हम भाग देंगे तो वो 0 ही होगा। यानी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो कुछ इस प्रकार का आ गया, x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। ठीक, अब चलो इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये इसका इधर हम लोग गुणा करते हैं, देखते हैं -30x² यानी इस x को हमें ऐसे तोड़ना है कि दोनों का गुणा करने पे -30x² आए। ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करना आप जानते होंगे, जैसे इसका हम लोग यहाँ गुणा कर चेक करते हैं कि देखो ऐसे मतलब ये -30x² हो रहा है तो इस बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि दो संख्याओं में ऐसे तोड़ते हैं कि दोनों का गुणा करने पे -30x² यानी इन दोनों का जो गुणा है उसके बराबर आ जाए और जोड़ने पे यहाँ प्लस x के बराबर आ जाए। तो चलो ऐसा गुणनखंड कौन सा होगा, 6×5 = 30, देखो 6×5 = 30, 6 × 5 और हमें यहाँ प्लस x लाना है तो इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब दोनों को गुणा करेंगे तो 6×5 = 30 हो जाएगा और दोनों के साथ हम x रखेंगे तो वही 30x² हो जाएगा और माइनस प्लस गुणा होगा तो -30x² हो जाएगा और तब जो दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्लस x हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस आप लोग का 6x और माइनस 5x और ये -30 है तो ये -30। हमने ये प्लस x को कुछ इस प्रकार तोड़ लिया। देखो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 6x प्लस 6x माइनस 5x तो x बचेगा, सिंपल। तो x इसको हमने कुछ इस प्रकार में तोड़ लिया। ये गुणनखंड करने का मेन तरीका होता है, आपने 9वीं कक्षा में सीखा होगा। ठीक, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे x से भाग दोगे तो x बचेगा और यहाँ मतलब x से भाग दोगे तो ये x कट जाएगा, 6 बचेगा तो +6। अब देखो यहाँ -5 कॉमन है, -5। अब देखो -5 से यहाँ भाग दोगे तो x बचेगा और यहाँ -5 से भाग दोगे तो +6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है तो x + 6 और ये बराबर 0 0 आप लगते जाइएगा। इन दोनों में कॉमन है x + 6 तो x + 6 इधर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x + 6 से इधर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा तो x और इधर x + 6 कट जाएगा तो -5 बचेगा, ये बराबर 0। तो यहाँ से आप x बराबर देखोगे तो x + 6 बराबर 0 करोगे, 2 बार करोगे, एक x + 6 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से -6 आ जाएगा जो अमान्य है, जो क्या है अमान्य है। क्योंकि हमने क्या देखा था, x का मान हमें धनात्मक आना चाहिए, तभी यहाँ पे जैसे हमने माना था 2x और 2x + 2 क्योंकि यहाँ पहली धनात्मक जो संख्या हमने माना था 2x माना था। अगर 2 का मान निगेटिव हो जाए, जैसे सॉरी मतलब x का मान निगेटिव हो जाए तो ये x के जगह पे हम रखेंगे ये -6 तो ये -12 आ जाएगा। तो ये तो गलत होगा क्योंकि हमने शुरू में धनात्मक क्रमागत सम संख्या माना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली 1 मिनट। चलो यार लाइट थोड़ी भग गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x बराबर -6 अमान्य होगा क्योंकि -6 यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे 2x है पहली धनात्मक सम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये निगेटिव में आंसर आएगा और हमें क्रमागत धनात्मक सम संख्या था, धनात्मक था तो ये अमान्य हो जाएगा। अब देखो x - 5 बराबर अगर आप 0 करते हो, x - 5 बराबर 0 करते हो तो यहाँ से x बराबर 5 हो जाएगा। तो x का मान यही हम लेंगे क्योंकि ये हम लोग का वैलिड है। तो इस प्रकार हम लोग x का मान हम लोग का 5 आ गया तो हम लिखेंगे कि पहली धनात्मक सम संख्या बराबर वो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमने पहली धनात्मक सम संख्या 2x माना था तो 2x और 2x का मान हम लोग 5 रखेंगे तो 5 बराबर 10 और यहाँ उसके बाद लिखेंगे
दूसरी क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर, वो दूसरी हमने क्या माना था 2x + 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x + 2। इसको आप नीचे करते जाइएगा, मैंने यहाँ पेज भर गया तो कर लिया 2x + 2, तो यहाँ पे 2 और x की जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 और +2, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। देखो पहली हम लोग को आ गई संख्या 10 और दूसरी आ गई 12, तो 10 और 12 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये 10 और 12 दो ऐसी क्रमागत धन सम संख्याएं होंगी जिनके वर्गों का आप योग करोगे तो वो 244 के बराबर आएगा। आप देख भी लो, जैसे पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 12 है, तो इसके वर्गों का योग करो, जैसे 10 का वर्ग कर दिए और +12 का आप योग कर दिए, वर्ग का योग, आप देखो ये 244 के बराबर आएगा। जैसे 10 का स्क्वायर तो 100 और +12 का 144 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 200 कितना है 244 आ जाएगा। देखो एग्जैक्टली इसके बराबर भी आ रहा है, तो आपने प्रूव भी कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया आपको ऐसे करना है, ठीक। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क में? 4 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग का एक क्वेश्चन बचता है ये वाला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन तो 6 नंबर में निश्चित ही है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 100% इसको लिख कर ले लो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि यही आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है, एग्जैक्टली तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो चलो इसके आधार पे मैं समझा देता हूँ, और इसके आधार पे अलग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये 6 मार्क में आता है। इसमें क्या है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। ये देखो भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलकर इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं हम? चलो डिटेल में बिल्कुल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसके लिए इधर मैं एक मिनट इसको इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात है थोड़ी, 1 मिनट। ओके, चलो इसको मैंने सीधा कर लिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ें समझाता हूँ। एक बार मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो निम्न समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए, और ये हमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें रैखिक युग्म समीकरण में बदलकर हल करना है। तो सबसे पहले तो जो समीकरण दिया है इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग का समीकरण फर्स्ट दिया है क्या, 5/x - 1, ठीक है, प्लस 1/y - 2 = 2, और सेकेंड दिया है वो दिया है 2/x - 1 माइनस 1/y - 2। ये आप ऐसे सॉल्यूशन लिखोगे और लिखोगे कि दी गई समीकरण ऐसे लिख दोगे, और यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ऐसे लिख लोगे, ठीक। अब सिंपल, यहाँ पे देखो ध्यान देना थोड़ी बात, इसको हमें बदलना है किसमें, रैखिक समीकरण युग्म में। रैखिक समीकरण युग्म मीन्स करने का मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे ऐसा 2x + 3y = 2 ऐसे समीकरण इसको बोलते हैं। तो इसको ऐसे में और इसको ऐसे में बदलकर और तब हल करना है। तो कैसे बदलेंगे इसको ध्यान देना है। काफ़ी सारे लड़के क्या करेंगे यहाँ पे कि इन दोनों का ये जोड़ है तो इधर इधर गुणा कर लसा लेकर जोड़कर इसको ऐसे में बदलने की कोशिश करेंगे। आप फेल मार जाओगे भाई, उस तरह इसको नहीं करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान देना, छोटी सी एक ट्रिक है, इसको समझ जाओ और फिर इसका काम खत्म। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा है। देखो यहाँ पे x - 1 देख रहे हो, यहाँ पे देखो x - 1, यहाँ पे y - 2 देख रहे हो, यहाँ पे देखो y - 2, यानी यहाँ पे x और y में कुछ चीज़ें कॉमन है। यहाँ पे x वाली में आप अगर कॉमन लेते हो, अगर मान लेते हो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना x = माना, आप ऐसे मान लो, x = मत मानो, माना यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 को मैं छोड़ देता हूँ, 5 गुणे यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/x - 1 = x, तथा यहाँ पे देखो ये y वाला है तो 1/y - 2, यहाँ पे कुछ भी रहे 6 7 रहे आप 1 ही मानना कि 1/y - 2 = y। आप ये मान लिए, 2 चीज़ें आपने मान लिया। अब देखो मानने के बाद क्या होगा, तब अब देखो आप यहाँ पे देखो 1/x - 1, यानी यहाँ 1/x - 1 है, इसके जगह पे आप x रख सकते हो, और ये 5 उसी तरह है तो 5, और 1/x - 1 यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणे 1 हम कर सकते हैं, तो 1/x - 1 की जगह पे आप लोग क्या रखोगे, x रखोगे, क्योंकि हमने ये माना है। तो यहाँ पे गुणे x रखोगे तो गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, अब देखो
1/y-2 यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी 7 8 रहता तो उसमें हमें गुणा करना पड़ता, जैसे यहाँ पे हमने किया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/y-2 यानी 1/y-2 की जगह पे हमने y मान लिया, तो इसको y कर लिया और बराबर ये 2 है तो बराबर 2। ये देखो, ये हम लोग की समीकरण 1 हो गई। देखो यहाँ पे समीकरण हम 1 2 न लिखे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह हम लिख लेंगे कि दी गई समीकरण युग्म, और पहला और ये दूसरा ऐसे लिख लेंगे हम लोग, सिंपल। ठीक, तो इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखो तथा, यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे तथा। अब इसको हम लोग, ये हमने बदल लिया रैखिक समीकरण युग्म के रूप में पहले वाले को। अब सेकेंड वाले इसको बदलते हैं। इसको बदलेंगे कैसे, यहाँ पे देखो x-1 है, यानी यहाँ हम गुणे 1 लिख सकते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, आपके जो कापी जांचने वाले हैं वो समझ जाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यह 1/x-1 के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, और 2 पहले से, तो x और 2 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का माइनस रख लेते हैं, और 1/y-2 है तो 1/y-2 तो सीधे सीधे इसका मान है y। ठीक है, तो यहाँ पे मैं y रख लेता हूँ, और बराबर इसके क्या दिया है, बराबर इसके, यार भूल गया क्या मैं लिखना, इसके देखो बराबर में 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ 1/3 मतलब 2 हमें ये हमें समीकरण युग्म दी हुई है, इनको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो कुछ इस प्रकार आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलोगे, ये बदलने का तरीका है। एक बार मैं इसको और दोहरा देता हूँ कि कैसे आप लोग बदलोगे। यहाँ पे देखो, जैसे हमें ये 5x-1 दिया है, ठीक है, 5/x-1 प्लस 1/y-2, और यहाँ पे देखो 2/x-1 और ये 1/y-2। तो यहाँ पे हर एक, मतलब जितना इसमें सवाल आएंगे देखना, यहाँ नीचे हर लगभग आपको हर जगह सेम मिलेंगे, x वाले पार्ट में और y वाले पार्ट में। ठीक है, मतलब एक जैसे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे x-1 है, यहाँ पे x-1 है, तो ऊपर मान लो आप एग्जैक्टली 1 मान सकते हो, तो 1/x-1, और इसमें भी 1/x-1 छिपा हुआ है, तो इनके जगह पे आपने x मान लिया, तो x मान लिया, तो यहाँ पे देखो 1/x-1 के जगह पे x, और यहाँ पे 5 है तो गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो y की जगह पे हमने 1/y-2 माना था, तो ये तो एग्जैक्टली यही है 1/y-2, तो इसकी जगह पे हमने y रख लिया, और बराबर ये 2 है तो बराबर 2 कर एक हमने समीकरण युग्म बना लिया, रैखिक समीकरण युग्म। और उसी तरह हमने इसको भी बना लिया, ये जो माना था इसके बेस पे, सिंपल। अब चलो ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि ये 1/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा नहीं था। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग की समीकरण 2 हो गई, समीकरण 1 इसको, समीकरण 2 इसको हमने मान लिया। अब इसको चलो हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार और, 5x + y = 2 हो जाएगा, और ये हम लोग का 2x - y = 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। 1/3 ही तो है ना, हाँ 1/3 ही है। लेकिन इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो इसको मैं काट देता हूँ, ये 1/3 है, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं थोड़ा, इसको अभी यहाँ पे समीकरण 2 नहीं मानता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं, 3 से इधर पूरा गुणा कर लेते हैं, तो 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये 6x - 3y = 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा, मतलब इसको हमने पूरा अच्छे से सॉल्व कर सरलीकरण कर लिया, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे या लिख देना, या 6x - 3y = 1, 3 से हम लोग इधर गुणा कर दिए, मतलब इसको सॉल्व कर दिए। ठीक, अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग समीकरण 1 है 5x + y = 2, ये समीकरण 1 है। और उसके बाद हम लोग का ये 6x - 3y = यहाँ पे 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो हल करने के लिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखो हमें एक को कटाना पड़ेगा, कि तो x वाले पार्ट को कटाओ, कि तो y वाले पार्ट को बताओ। तो अगर हम y वाले पार्ट को कटाने जाए तो यहाँ पे 3 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आप पूरा को पूरा लिख लो कि समीकरण 1 × 3, और 1 × 3 या समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे, 3 से गुणा करोगे तो ये 5 3 बचे 15x प्लस ये 3y, और ये प्लस 3 गुना के 6, दोनों तरफ गुणा कर दोगे, कोई अंतर नहीं होगा, और ये जो है इसको इसी तरह रख दोगे। ये समीकरण को हल करने का तरीका होता है। तो ये 6x - 3y = ये 1। ठीक, अब देखो इसको चलो हम हल कर लेते हैं। ये देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 15 और 6 21x हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यानी यहाँ से x बराबर देखा जाए तो 60/21, यानी x बराबर अगर देखा जाए तो 70 के 21, यानी 1/3 हम लोग आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, x का वास्तविक ये मान नहीं है, हम x बराबर यहाँ माने थे, क्या माने थे, 1/x-1। ठीक है, x का बराबर क्या है, 1/x-1। तो यहाँ देखो x के बराबर जो चीज़ें हैं उसको रख लेते हैं। हमें x के बराबर क्या है, 1/x-1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे
अतः x के जगह पे 1/x-1 रखने पर, और x की जगह पे हम लोग रख लेंगे क्या 1/x-1, क्योंकि ये चीज़ें हमने माना था, ठीक है। 1/x-1 के मतलब बराबर x है या x बराबर ये है, तो x की जगह पे हम लोग एक बार ये मतलब ये चीज़ें रख कर और हम लोग x का वास्तविक मान ज्ञात कर लेंगे। अभी ये x का वास्तविक मान नहीं है। अब देखो, तो x की जगह पे हमने 1/x-1 रख लिया और इसको बराबर 1/3 कर देंगे, मतलब 1/3 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? 3 से इधर गुणा होगा और x-1 से इधर होगा, तो 3 बराबर इधर ये x-1, क्योंकि गुणा होगा तो x-1 ही होगा, ठीक है। 3 एकम 3 और x से इधर गुणा होगा, मतलब x से इसमें, तो ये x-1 वही होगा। अब देखो, या x-1 बराबर 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरा हम लोग बदल दिए, अदला बदली कर दिए, या x बराबर ये -1 जाएगा तो उधर +1 हो जाएगा, यानी 3 1 4 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पे 4। ये वास्तविक मान है x का, ठीक है। हमें क्या है, ये x का वास्तविक मान है, बिल्कुल ये वाला अभी वास्तविक नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये तो हम लोग जो सिंपली यहाँ पे मानकर ज्ञात कर रहे थे उसके आधार पे आया था ये 1/3, और उसको रखकर हमने ज्ञात करे थे x का ये एग्जैक्ट मान है, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। हमने x का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो y का हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो, हम लोग क्या करेंगे कि x का मान हम लोग किसी भी समीकरण, ये जो समीकरण 1 है या 2 है, किसी में भी रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि x का मान ये वाला नहीं रखेंगे, हम लोग ये वाला रखेंगे। कौन सा? ये 1/3 वाला रखेंगे, ठीक है। यही कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, बाकी इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे हम लोग इधर मैं कर लेता हूँ यहीं पे कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, मैं एक ही में रख लेता हूँ, एक में रखने पर, और हम लोग की समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 5x - y, यानी 5x + y बराबर 2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5x + y बराबर 2, ये हम लोग की समीकरण 1 है। चलो यहाँ पे x के जगह पे हम रख लेते हैं। x का मान हमने क्या निकाला था? ये वाला, ये एग्जैक्टली ये वाला मत रखना, ये वाला रखेंगे, ठीक। चलो इसको हम लोग रख लेते हैं। तो ये हम लोग का 1/3 आया था, ठीक है, और प्लस ये y है तो y = हम लोग का 2 हो गया। अब देखो, यहाँ से हम लोग ये गुणा करेंगे तो ये 5/3 + y बराबर 2 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से अगर हम ट्रांसफर करते हैं 5/3 को उधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 5/3, तो y बराबर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना का 6 - 5/3 हो जाएगा, तो y बराबर ये हम लोग का यहाँ भी 1/3 आ गया। लेकिन y का ये वास्तविक मान नहीं है, ठीक है। ये तो हमने जो ये माना था इसके बेस पे इसका मान अभी आया है। तो वास्तविक मान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि y की जगह पे ये जो हमने यहाँ माना था 1/y-2, इसको हम लोग रख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सेम जैसे हमने पीछे यहाँ पे लिखा था, ये था x की जगह पे ऐसे लिखने पर, तो उसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे। अतः y के स्थान पे 1/y-2 रखने पर, ठीक है। तो y की जगह पे हम 1/y-2 रख देंगे, क्योंकि हमने यही चीज़ें यहाँ पे माना था कि ये इसके बराबर है, ठीक। तो देखो 1/y-2 और बराबर, ये किसके बराबर है? 1/3 के, तो 1/3 यहाँ पे कर लेंगे और सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3 कम 3 हो जाएगा, इधर गुणा होगा, ये 1 से इधर में गुणा होगा तो y-2 ही होगा। पूरा हम लोग इधर का इधर कर लेते हैं, कोई चीज़ नहीं बदलेगा, यानी y-2 बराबर ये 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि y बराबर ये 2 उधर जाएगा तो 3 और +2 हो जाएगा, यानी y बराबर हम लोग का 5 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट मतलब y का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस मतलब ये जो हम लोग की मतलब समीकरण दी हुई थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या किया कि इसको चेंज कर हमने इसमें रैखिक समीकरण युग में इसको चेंज कर क्या कर लिया कि हमने इसका ये मतलब मान ज्ञात कर लिया x और y का। तो यहाँ पे आप अंत में लिख भी सकते हो, अतः x का मान 4 तथा 4 ही था ना, हाँ 4 तथा y का मान 5 होगा, और यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे इनको आपको करना है, इसको थोड़ा ध्यान देना है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी इस प्रकार के मैं और कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से मतलब डिटेल में सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। हो सकता है इसमें अगर कुछ आपको डाउट उत्पन्न हुआ हो तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराऊंगा इस प्रकार के, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन आप अपने मतलब स्कूल में भी लगाते होंगे, ठीक है, जरूर लगाए होंगे, आप समीकरण पढ़े होंगे ये चैप्टर, ठीक। तो चलो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा कहाँ गया, हमने पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन थे उनको कर लिया, पता नहीं, हाँ यही है ना, हाँ
पूरा का पूरा जो इसमें मैंने 4 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। जिसमें ये दो जो शुरू के थे 2-2 मार्क के, ये 4 मार्क का और ये 6 मार्क का था, ठीक है। तो हमने ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई क्या? हाँ, 1 घंटे की वीडियो हुई होगी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से मतलब पढ़ लीजिएगा। हो सकता है इसके आधार पे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या सेम टू सेम यही आ जाए। बाकी इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।